ठीक है। शक्ति की अवधारणा, उसमें आज हम चर्चा करेंगे। शक्ति को प्रयोग में लाने की कौन कौन सी पद्धतियां हैं। शक्ति को प्रयोग में लाने की 4 पद्धतियां हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि 2 राष्ट्र या 2 व्यक्ति, जैसे क और ख, इनके बीच एक समस्या है। हम ये भी कल्पना करें कि क कुछ कहना चाहता है और क उससे कुछ करना चाहता है। किसी भी वास्तविक परिस्थितियों में क ख को प्रभावित करने का प्रयास करेगा। प्रश्न ये है कि दोनों राष्ट्र या व्यक्तियों को एक दूसरे के आचरण को प्रभावित करने के लिए क्या करना चाहिए। सामान्यतः उसके पास 4 विकल्प है। वह एक दूसरे को समझा बुझा सकता है, एक दूसरे को प्रलोभन दे सकता है, वह धमकी को भी प्रयोग में ला सकता है और आवश्यकता पड़ने पर वह बल प्रयोग भी कर सकता है। इस तरह स्पष्ट है कि शक्ति को प्रयोग में लाने के 4 तरीके हैं: समझाना, प्रलोभन, दंड और शक्ति। पहला है समझाना। शक्ति को प्रयोग में लाने का सबसे सुगम तरीका समझाने का ही है। यदि क के समझाने को ख मान लेता है तो उसका परिणाम स्थायी होता है। इस पद्धति को प्रयोग में लाने के लिए क को केवल एक काम करना है और वह यह है कि वह संपूर्ण परिस्थितियों को इस प्रकार परिभाषित करे जिससे ख इस संबंध में अपने विचार बदल दे और उसकी बात मान ले। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राजनीति का आधार समझाने की विधि ही है। राजनीतिक प्रतिनिधि अन्य विरोधी राष्ट्रों के राजनीतिक प्रतिनिधियों से अपने सुझाए तरीकों के अनुसार व्यवहार कराने के लिए उन्हें तर्क और चातुर्य से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। एक राजनीतिज्ञ की तलाश की सफलता का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि प्रलोभन, दंड और शक्ति की विधियों का सहारा लिए बिना समझाने की कला का ये किस सीमा तक प्रयोग कर सकता है। प्रलोभन। क के पास ख के आचरण को अपने अनुकूल बनाने की जो दूसरी महत्वपूर्ण पद्धति उपलब्ध है वह है प्रलोभन, पारितोषण या पुरस्कार। इस विधि में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को प्रलोभन का वचन देकर उसके व्यवहार पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है। ये प्रलोभन 4 प्रकार के होते हैं: मनोवैज्ञानिक, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामान्य प्रलोभन भौतिक होते हैं। क राष्ट्र ख को भूप्रदेश, सैनिक सहायता, सैनिक अड्डे या प्रशिक्षण सुविधा आदि का प्रलोभन दे सकता है। आजकल आर्थिक प्रलोभन का विशिष्ट महत्व है। एक राष्ट्र दूसरे को अपनी तरफ मिलाने के लिए उसे कर्ज अथवा सहायता के रूप में धन दे सकता है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा जो आर्थिक सहायता की नीतियां अपनाई गई उसे प्रलोभन द्वारा शक्ति के प्रयोग की विधि कहा जा सकता है। राजनीतिक प्रलोभन के अंतर्गत अधीनस्थ राज्यों को स्वाधीन करने की बात किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में या अन्य राज्यों के दृष्टिकोण को समर्थन देने की बात आती है। दंड। शक्ति को प्रयोग में लाने का तीसरा तरीका दंड की धमकी देना है। यदि ख समझाने और प्रलोभन के बावजूद वह काम करता है जिसे क अवांछनीय समझता है तो क उस स्थिति में ख को दंड दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दंडात्मक कार्यों की क्रियान्विति आए दिन होती रहती है, परंतु दंड को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि उसमें केवल धमकी दी जाए, उसे प्रयोग में न लाया जाए। बल या शक्ति। शक्ति को प्रयोग में लाने का अंतिम तरीका बल है। दंड और बल में भेद करने की आवश्यकता है। दंड को निवरोध के रूप में धमकी दी जाती है, परंतु अब सचमुच इस धमकी को अमल में लाया जाता है तो ये बल प्रयोग बन जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बल प्रयोग का सबसे अधिक उग्र रूप युद्ध है। वस्तुतः वह बल प्रयोग का अंतिम चरण है। इसका प्रयोग केवल उस सीमा तक होता है जब संबंध राष्ट्र को समझाने से अथवा घूस से अथवा धमकी से अपने आचरण को बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। शक्ति के प्रयोग के साधन के रूप में बल प्रयोग का सहारा आखिरी हथियार के रूप में लिया जाता है।
शक्ति की अवधारणा में हेरल्ड लासवेल के विचार। लासवेल ने राजनीति विज्ञान को शक्ति के विज्ञान का पर्याप्त माना। उसकी दृष्टि से राजनीति प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। वह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का विषय शक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन है। वह प्रभाव और शक्ति के बीच अंतर को स्पष्ट करता है। प्रभाव किसी व्यक्ति अथवा समूह की मूल्य संबंधी स्थिति और संभावना है और विभिन्न सूचकांकों के द्वारा उसका मापन संभव है। इसके विपरीत शक्ति का निर्माण की प्रक्रियाओं में सहभागिता। शक्ति अपने आप में एक मूल्य है और दूसरे मूल्यों की उपलब्धता का एक साधन भी। प्रभाव दूसरे व्यक्ति की नीतियों को बदलने की प्रक्रिया। शक्ति और प्रभाव दोनों के प्रयोग का साधन बाध्यकारी भी है, हो सकता और अनुनय भी। उनके अनुसार राजनीतिक संबंधों का लक्ष्य सदा ही मनुष्य के द्वारा शक्ति की खोज है। शक्ति विवरणात्मक है और राजनीति विज्ञान का लक्ष्य ये निर्धारित करना है कि उसका वितरण कैसे और किस आधार पर किया जाए। इस प्रकार हेरल्ड लासवेल के अनुसार राजनीति विज्ञान प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। इस विचार से ये स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान के बारे में एक व्यापक दृष्टिकोण रखता है। वह राजनीति विज्ञान के अध्ययन को कुछ संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित नहीं करना चाहता। वह राज्य या सरकार जैसी संस्थाओं को राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु नहीं मानता। उसके अनुसार राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु शक्ति है। शक्ति इन औपचारिक संस्थाओं तक ही सीमित न होकर हर जगह विद्यमान है। प्रभाव और प्रभावी समाज में हर जगह पाए जाते हैं। शक्ति दूसरों पर अपने मूल्यों को लागू करने की क्षमता है। राजनीतिक व्यक्ति वह है जिससे प्रमुख मूल्य शक्ति प्राप्त करना है। इस प्रकार लासवेल के अनुसार शक्ति राजनीति का मुख्य सार है। शक्ति साधन है अथवा साध्य। शक्ति साधन है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति क्या एक साधन है? राज्य दूसरे राज्यों के व्यवहार को क्यों नियंत्रित करना चाहते हैं? किस प्रकार धन एक साधन है और धन से अन्य कई चीजें खरीदी जा सकती है, उसी प्रकार शक्ति विदेश नीति का एक साधन है और शक्ति के माध्यम से विदेश नीति के लक्ष्य राष्ट्रीय हित को प्राप्त किया जा सकता है। शक्ति के माध्यम से एक राष्ट्र को प्रतिष्ठा, भूमि, कच्चा माल, सुरक्षा और मित्र प्राप्त हो सकते हैं। सन 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके यथाशीघ्र युद्ध बंद कर दिया। सन 1979 में चीन ने वियतनाम पर आक्रमण करके भी थोड़े ही दिनों में युद्ध बंद कर दिया। ऐसा लगता है कि चीन का उद्देश्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना मात्र था। इससे जहां उसे प्रतिष्ठा प्राप्त होने की अभिलाषा थी, वहीं थोड़ा बहुत प्रादेशिक लाभ भी मिला। दोनों ही मामलों में चीन ने शक्ति को विदेश नीति के साधन के रूप में प्रयुक्त किया। शक्ति साध्य है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कभी कभी व्यक्ति और राष्ट्र शक्ति को साध्य मानने की भूल कर बैठते हैं। राजनीतिज्ञों की अधिकतम शक्ति संचय की महत्वाकांक्षा और छोटे छोटे महत्वहीन मुद्दों पर बल प्रयोग करने की प्रवृत्ति या धमकी शक्ति को साध्य में परिवर्तित कर देती है। हिटलर और मुसोलिनी के लिए शक्ति साधन न होकर साध्य थी। मार्गेंथो ने राजनीति यथार्थवाद में 6 सिद्धांत का निचोड़ यही है कि राष्ट्रीय हित को शक्ति के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात शक्ति ही राष्ट्रीय हित है। प्रत्येक राष्ट्र की विदेश नीति का धैर्य शक्ति का अर्जन है। शक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है। वस्तुतः शक्ति साध्य भी है और साधन भी। जहाँ शक्ति अपने आप में एक उद्देश्य है, वहाँ दूसरे उद्देश्यों की पूर्ति का साधन भी हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति साधन इसलिए है कि इसने राष्ट्र हित की पूर्ति होती है और साध्य इसलिए है कि शक्ति का अधिकाधिक पत्ते बना रहना राष्ट्रहित की सुगम सिद्धि के लिए आवश्यक है। अमेरिका और चीन शक्तिशाली माने जाते हैं, अतः कई बार छोटे छोटे राज्य उनकी सच्चित शक्ति के भय मात्र से उनकी बात मान लेते हैं। अतः अपने राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के संचित शक्ति अमेरिका और चीन के लिए साध्य बन जाती है। शक्ति ने इस आधिपत्य के कारण ही अमेरिका और चीन के लिए वांछनीय लक्ष्यों की सिद्धि हो जाती है। सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान के हस्तक्षेप, संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रेनेडा पर आक्रमण, भारत का बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न,
खाड़ी युद्ध में अमेरिकन हस्तक्षेप आदि शक्ति को साधन के रूप में प्रयुक्त करने के तरीके हैं ताकि वांछनीय राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो सके। शक्ति को हम कैसे माप सकते हैं? इसके कई तरीके हैं, जिसमें पहला है शक्ति के अनुमान और वास्तविकता में अंतर। शक्ति को नापते समय किसी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति और अनुमानित शक्ति में ज़्यादा फर्क नहीं रहता। किसी राष्ट्र की शक्ति केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती वह दूसरे राष्ट्र के व्यवहार को किस सीमा तक प्रभावित कर पाता है, बल्कि इस तथ्य पर भी निर्भर करती है कि दूसरे राष्ट्र उसकी शक्ति का क्या अंदाज लगाते हैं। उदाहरण के लिए द्वितीय महायुद्ध से पूर्व इटली को एक बड़ी शक्ति माना जाता था, परंतु युद्ध काल से यह बात स्पष्ट हो गई कि इटली वास्तव में महाशक्ति नहीं था। यथार्थ में इटली की शक्ति का अनुमान उसकी असली शक्ति से अधिक लगाने के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व वह अन्य राष्ट्रों के व्यवहार को प्रभावित करता रहा। शक्ति का सापेक्ष होना। शक्ति सदैव ही सापेक्ष होती है। प्रत्येक राष्ट्र कुछ राज्यों से अधिक शक्तिशाली, कुछ राज्यों के बराबर तथा कुछ राज्यों की तुलना में शक्तिहीन होता है। एक ही राज्य एक ही समय में एक अन्य राज्य की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली तो दूसरे राज्य की तुलना में शक्तिहीन हो सकता है। जब हम ये कहते हैं कि अमेरिका आजकल पृथ्वी के 2 सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक है, तो हमारा वास्तव में यह अभिप्राय है कि यदि हम अमेरिका की अन्य सभी राष्ट्रों की वर्तमान शक्ति से तुलना करें तो मालूम होगा कि अमेरिका एक को छोड़ अन्य सभी से अधिक शक्तिशाली है। तुलनात्मक स्वरूप। राष्ट्रीय हित का स्वरूप सदैव तुलनात्मक पद्धति से निर्धारित किया जाता है। जब हम किसी राष्ट्र को शक्तिशाली कहते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उन राष्ट्रों का चित्र रहता है जो अपेक्षाकृत निर्बल होते हैं। किसी राष्ट्र को निर्बल कहते समय इस प्रकार हमारे मस्तिष्क में शक्तिशाली राष्ट्रों की तस्वीर रहती है। राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण इस प्रकार तुलनात्मक रूप से ही संभव है। ऐसा करते समय हम एक राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने वाले राष्ट्रों को ध्यान में रखकर दूसरे राष्ट्र के तत्वों से उसकी तुलना करते हैं। शक्ति की दृष्टि से 2 राष्ट्र समान नहीं होते। राष्ट्रीय शक्ति की दृष्टि से कभी भी 2 राष्ट्र समान नहीं हो सकते। ये उसी तरह सही है जिस तरह शक्ति की दृष्टि से कोई भी 2 व्यक्ति समान नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शक्ति के सभी तत्व का महत्व समान होता है। यदि कोई राष्ट्र शक्ति के किसी एक राष्ट्र को अधिक महत्व देकर उसके आधार पर अपनी विदेश नीति बनाए तो उसे निश्चित ही असफलता का सामना करना पड़ता है। शक्ति का विश्वसनीय होना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का विश्वसनीय होना परम आवश्यक है। जो धमकी विश्वसनीय नहीं होती उसकी शक्ति के खेल में कोई अर्थ नहीं है। मान लीजिए कि राष्ट्र क ने राष्ट्र ख को ये धमकी दी कि उसकी इच्छा अनुसार व्यवहार न करने पर वह उसके खिलाफ बल प्रयोग करेगा और राष्ट्र ख उसकी धमकी को गिदड़ी धमकी ही समझे तो वह धमकी बिल्कुल व्यर्थ है। शक्ति की विशेषताओं का महत्व। यदि एक राष्ट्र के पास परमाणु अस्त्रों का भारी संग्रह है और उसका विरोध यह मानते हैं कि वह उसके विरुद्ध कभी प्रयोग कर ही नहीं सकता तो उन राष्ट्रों के संग्रह का कोई महत्व नहीं। यदि किसी राष्ट्र के पास कम विनाशकारी सामान्य तत्व है और उसका विरोध ये मानता हो कि किसी भी समय उन शास्त्रों का उसके विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है तो है कम विनाशकारी सामान्य शास्त्र परमाणु अस्त्र से भी कहीं अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो सकता है। शक्ति परिवर्तनशील। शक्ति एक गतिशील वस्तु है। उसके विभिन्न तत्व की स्थिति समानुकूल बदलती रहती है। यदि कल कोई देश सर्वोच्च शक्ति था तो आवश्यक नहीं कि आज या आने वाले समय में भी वह अपनी स्थिति को बनाए रख सकता है। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि शक्ति परिवर्तनशील होती है। शक्ति का मूल्यांकन। प्रोफेसर मार्गेंथो ने शक्ति के मूल्यांकन के संदर्भ में 3 विशेष भूलों की ओर संकेत किया है। पहली भूल यह है कि जब एक राष्ट्र स्वयं एक निरंकुश शक्ति बन बैठता है और दूसरी शक्तियों के सापेक्ष महत्व की अवहेलना करता है। दूसरी भूल कि जब कोई राष्ट्र अतीत काल में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन
करने वाले अपने किसी एक शक्ति तत्व को ही स्थायी मान बैठता है और उस समय गतिशील परिवर्तन ही अपेक्षा करता है जो अधिकांश शक्ति तत्वों को शामिल करता है। तीसरी भूल तब होती है जब कोई राष्ट्र अपने किसी एक ही शक्ति तत्व को निर्णायक महत्व देता है और अन्य शक्ति तत्व की परवाह नहीं करता। दूसरे शब्दों में प्रथम भूल एक राष्ट्र की शक्तियों का अन्य राष्ट्र की शक्तियों के साथ सामंजस्य स्थापित न करने में निहित है। दूसरी भूल एक समय की वास्तविक शक्ति का भविष्य की शक्ति से सामंजस्य स्थापित न करने में है। और तीसरी भूल एक ही राष्ट्र के एक शक्ति तत्व का उसी राष्ट्र के अन्य शक्ति तत्व के साथ सामंजस्य स्थापित न करने में है। शक्ति की अवधारणा की आलोचना बेंटन रसेल का पहला चिंतक है जिसने राजनीति में शक्ति की भूमिका की कड़े शब्दों में आलोचना की। उसके अनुसार राज्य में चाहे वह पूंजीपति हो अथवा साम्यवादी, राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण से कहीं अधिक घातक था। वह मानता था कि राज्य की शक्ति में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी उतनी ही खतरनाक थी जितनी घरेलू राजनीति के क्षेत्र में। शक्ति के असीम अधिकार के प्रयोग के कारण ही वह साम्यवाद के विरुद्ध था। साम्यवादी शक्ति के असीम अधिकार के प्रयोग के कारण ही वह साम्यवाद के विरुद्ध था। साम्यवाद को एक नौकरशाही कुलीन तंत्र मानता था जिसके हाथों में समस्त शक्ति केंद्रित थी और जिसने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जो पूंजीवादी व्यवस्था के समान ही निर्मल और क्रूर थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।